जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे दृष्टि विजन। ठीक है, यह दृष्टि का बुक है और आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका इतिहास एवं कला संस्कृति से जितना भी क्वेश्चन आपको बनता है सारा हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब ये बुक जो है आपको दृष्टि का है, तो आप सोच सकते हैं कि जब दृष्टि का है तो कितना आपका सेशन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से खास करके बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, उसके बाद यूपी दरोगा हो गया, उसके बाद आपका एसएससी लेवल का जितने भी एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड जितने भी आपका जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, यहाँ पे सारा कवर किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कला संस्कृति एवं इतिहास से जितना भी क्वेश्चन आपको बनता है वह सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दो ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, चलिए कला संस्कृति हो गया, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन दिया गया है बुक का, यहाँ पे आपका आ गया खंड वन। तो खंड वन में आपका इतिहास में जो कला संस्कृति से क्वेश्चन देता है वो देखिए यहाँ पे आपको सारा मिलेगा। अब ये आपका वन लीनियर फॉर्म है, वन लीनियर फॉर्म जो है आपको याद करने में बहुत ही जो होता है सही होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पूर्व सैन्य ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण जो है सर्वाधिक प्राप्त हुए थे। याद रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्व सैन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों के कह रहा है कि प्रमाण जो है सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं आपको बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वह युग जिसका कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, कह रहा है कि वह कौन सा युग है जिसको कैल्कोलिथिक युग भी हम लोग बोलते हैं। तो ताम्रपाषाण काल को याद रखिएगा कि हम लोग जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 नंबर में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सोन घाटी, बेलन घाटी, सिंहभूम किस काल से संबंधित है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे देगा कि सोन घाटी किस काल से संबंधित है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा नवपाषाण काल से। या क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि बेलन घाटी किस काल से संबंधित है, तो वो भी आपको लगाना होगा नवपाषाण काल से। या पूछ देगा कि सिंहभूम जो है यह किस काल का केंद्र है, तो आपको ये भी कहना होगा कि आपको यह नवपाषाण काल का है। ठीक है, तो इसमें तीनों दे दिया है आपका, कौन कौन दिया है, सोन घाटी, बेलन घाटी, सिंहभूम, ये तीनों जो है आपको नवपाषाण काल का केंद्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5। मानव द्वारा कराई कि सर्वप्रथम चित्रकारी के साक्ष्य किस काल में मिले हैं। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी जो हुआ था उस समय पूछ रहा है कि काल जो है का साक्ष्य जो है किस काल में मिला था। तो उच्च पुरापाषाण काल में जो है आपको सर्वप्रथम चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। तो याद रखिएगा कि उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था, तो ये हो जाएगा गेहूं और जौ। ठीक है, अगर ऑप्शन में ज़्यादा आंसर इसका जौ ही होता है, ठीक है, जौ, लेकिन यहाँ गेहूं और जौ दिया है। अगर जौ नहीं देगा ऑप्शन में तब आप गेहूं जो है टिक कर सकते हैं। ठीक है, और देगा कि इनमें से दोनों सही है तो आपको दोनों आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज जो था आपको जौ था, उसके बाद आपका गेहूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था तांबा का। मनुष्य जब मतलब धातु का उपयोग करना चाहा तो सबसे पहले उसने तांबा का जो है उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ताम्रपाषाण संस्कृति थी। तो ताम्रपाषाण संस्कृति थी आपका कृषक ग्रामीण संस्कृति। क्वेश्चन कर देगा कि ताम्रपाषाण संस्कृति कैसी संस्कृति थी, तो आपको आंसर देना होगा कि कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चकिया
जहाँ मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं वह आपका अवस्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा कि ये आपका अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सा है स्थान? तो चकिया, जहाँ मध्य पुरापाषाण काल के जो है उपकरण मिले थे। या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण जो है आपको किस राज्य में मिला था? तो राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन जब वही पूछेगा किस स्थान से मिला तो स्थान का नाम बताना होगा आपका चकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है ये। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, लेकिन वही जगह के नाम पूछ देगा तो अब्दुल्लागंज, ठीक है, यह रायसेन जिला में है, ये आपका है मध्य प्रदेश में। आगे कह रहा है कि महापाषाण काल में महापाषाण का अर्थ क्या होता है? तो महापाषाण काल पढ़े होंगे, तो उस पर पूछ रहा है कि महापाषाण का अर्थ आखिर होता क्या है? तो पत्थर की कब्रें, याद रखिएगा। महापाषाण काल का जो अर्थ निकलता है उससे आपका अर्थ मतलब होता है कि पत्थर की कब्रें। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वप्रथम चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो कोल्डिहवा से, याद रखिएगा। ये आपका वर्तमान में उसको प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है, कोल्डिहवा भारत में कराए कि सर्वप्रथम चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो आपको प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। आगे क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज हुआ था। तो भारत में याद रखिएगा कि जो पाषाणकालीन सभ्यता था उसका खोज जो है आपको 1863 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1863 ईस्वी में। निम्न पुरापाषाण काल में मानव भोजन कहाँ से प्राप्त करता था? तो याद रखिएगा कि शिकार करने के बाद जो है उनको भोजन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा शिकार से। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि फलक संस्कृति के नाम से कौन से काल को जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से कह रहा है कि कौन से काल को जाना जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल को। याद रखिएगा कि फलक संस्कृति के नाम से जो है कौन से काल को जाना जाता था? तो मध्य पुरापाषाण काल को। आगे क्वेश्चन दिया है कि उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई, तो ये आपको बेलन घाटी प्रयागराज से। ठीक है, बेलन घाटी जो है आपको प्रयागराज के पास स्थित है। तो उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी नारी की मूर्ति, ठीक है, नारी माने क्या हो गया? लड़की की मूर्ति या औरत की मूर्ति जो है आपको प्राप्त हुआ है बेलन घाटी से। और मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। अगर ज़रा से भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई यहाँ पे फीस वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लाइक बटन जो यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है उसको प्रेस करने के लिए, न कि उसको सिर्फ देखने के लिए। तो अभी पहले आप प्रेस कीजिए लाइक बटन को, और रिक्वेस्ट है कि 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि शेयर करने का भी पैसा नहीं लगता है, मात्र 1 से 2 सेकंड का आपको समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि वह मध्य एशिया से प्राप्त प्राचीन अभिलेख जिस पर वैदिक देवता के नाम मिले हैं, तो बोग्ज कोई से प्राप्त अभिलेख से। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह लिपि जिसमें उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो ये आपको हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के गंधार अभिलेख की लिपि है, तो यूनानी और अरमाइक। अशोक के जो गंधार अभिलेख है वह किस लिपि में है? तो यूनानी और अरमाइक लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि वह अभिलेख जिससे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर, ठीक है, से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से। याद रखिएगा कि जो आपको क्वेश्चन कर रहा था कि वह अभिलेख जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है आपको यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नासिक
प्रयाग स्तंभ, एहोल, भीतरी स्तंभ, मंदसौर अभिलेख क्रमशः इन शासकों से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया है तो नासिक का हो जाएगा संबंध गौतमी पुत्र सतकर्णी से, प्रयाग स्तंभ का हो जाएगा समुद्रगुप्त से, एहोल अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से, और भीतरी स्तंभ का हो जाएगा स्कंदगुप्त से, और यहाँ पे मंदसौर अभिलेख हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन से। ठीक है, सबका अलग अलग है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ताड़ के पत्तों तथा फुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी पुस्तकों जो हाथ से लिखी जाती थी तो उसको बोला था पांडुलिपियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम सिंध को हिंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो ये आपको लगभग 2500 ईसा पूर्व ईरानियों और ईनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किन फसलों को और कहाँ उपजाने का साक्ष्य मिला था। तो गेहूं और जौ, और ये उपजाने का मिला था साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से। ठीक है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। भारत में कराई कि वे पूरा स्थल जहाँ से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्रह होने का साक्ष्य मिला है तो हुनसंगी कुरनूल से। ठीक है, और ये दोनों जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं और तथा भीमबेटका से भी यह मिला है प्रमाण। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा तथा दावोजली हैंडिंग स्थल नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों को बनाए जाने वाले स्थान उद्योग स्थल में कह रहा है कि किस तकनीक से इन औजारों का निर्माण किया जाता था। तो दबाव सल्क तकनीक के द्वारा जो है औजार का निर्माण किया जाता था। पूरा पाषाणकालीन स्थल जहाँ से राख के साक्ष्य मिले, राख यानी आग से, तो कुरनूल गुफा से, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तापमान में वृद्धि, घास के मैदान का विकसित होना, मछली का भोजन का प्रमुख स्रोत बनना तथा गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज का प्राकृतिक रूप से उगना किस काल की विशेषताएं हैं। तो मध्य पाषाण काल के हो जाएंगे। यहाँ पे भीमबेटका प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा कि पूर्व ऐतिहासिक शैल्य चित्रकला के लिए। माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण औजार संबंध है तो मध्य पाषाण काल से हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि महेंद्र बर्मन प्रथम ने संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी। तो संगीतज्ञ रुद्राचार्य से। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वह पल्लव शासक जिसने श्रीलंका के शासक वानवर्मा, ठीक है, मानवर्मा की सहायता के लिए नौसेना भेजा था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने शासन किया था तो 38 वर्ष तक। ठीक है, 630 से 668 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में वह चीनी यात्री जो कांची आया था तो हेनसोंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह अभिलेख जिसमें कह रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम की बादामी के चालुक्य और पर विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको वेलूर पालयम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ दिया है कि चालुक्य को पराजित करके नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण की थी। तो आपको वातापी कोंड और महामल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि काव्य दर्श और 10 कुमार चरितम की रचना की थी तो आपको दांडिन ने। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दांडिन जिसके राज दरबार में रहते थे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। वेलूर पालयम अभिलेख में विष्णु का अवतार कहा गया है तो दंती वर्मन को। ठीक है, विष्णु का अवतार बोला गया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अपराजित वर्मन था आपको पल्लव वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि महेंद्र वर्मन शैली, मलल शैली, ठीक है, मामल शैली और राज सिंह शैली का विकास काल माना जाता है तो पल्लव काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल थे तो एक पल्लव के सामंत थे आपका चोल साम्राज्य की स्थापना किया था तो विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और नरकेसरी जिस चोल शासक की उपाधि थी तो यह आपको विजयालय की। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह चोल शासक जिसने पांडे नरेश, राज सिंह द्वितीय और सिंहल राजा की संयुक्त सेना को बेलूर युद्ध में पराजित किया था
तो परातंक प्रथम ने। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मदुरै कुंड की उपाधि धारण करने वाला चोल शासक कौन था, तो ये आपको परातंक प्रथम था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि परातंक प्रथम को जिस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया था वह आपका कौन था, तो कृष्ण तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार किया था राजा राम प्रथम ने। चोल शक्ति का पुनः जो जीर्णोद्धार किया गया था राजा राम प्रथम के द्वारा। राजा राम प्रथम का शासनकाल था 985 ईस्वी से लेके आपको 1014 ईस्वी तक था आपको राजा राम प्रथम का शासनकाल। पांड्य, चेर और सिंहल के त्रिसंगठन को पराजित करने वाला चोल शासक कौन था, तो राजा राम प्रथम हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि सिंहल राजा महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका में राजराज प्रथम ने जिस राज्य की स्थापना की थी, तो आपको मुमडी चोल मंडलम का। ठीक है, श्रीलंका विजय के उपरांत का राय कि राजा राम प्रथम ने उपाधि धारण की थी, तो मुमडी चोल देव का। भूमि की पैमाइश करवाने वाला प्रथम चोल कौन था, तो ये आपको राजा राम प्रथम था, जो भूमि की पैमाइश कराने वाला प्रथम चोल था। राजा राज प्रथम अनुयायी था, तो आपको शैव धर्म का याद रखिएगा कि राजा राम प्रथम जो अनुयायी था वो आपको शैव धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को अन्य जिन नामों से जाना जाता है, तो राजेश्वर या राजा राज मंदिर के नाम से आपको तंजौर बृहदेश्वर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा राज प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। बंगाल विजय के बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी, तो गंगईकोंड चोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बंगाल पर विजय के बाद चोल ने राजधानी की स्थापना किया था, तो गंगेडो चोलपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राजेंद्र चोल के बंगाल पर आक्रमण के समय बंगाल का राजा कौन था, तो आपको महिपाल था। जब राजेंद्र चोल जो था बंगाल पर आक्रमण किया था, तो बंगाल का राजा था महिपाल। मलय, जावा, सुमात्रा तक सैन्य अभियान करने वाला चोल शासक कौन था, तो ये आपको राजेंद्र चोल प्रथम था। ठीक है, पंडित चोल का नाम से जाना जाता था, तो राजेंद्र प्रथम को जो याद रखिएगा कि पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता था। राजेंद्र चोल प्रथम का उत्तराधिकारी था आपको राजाधिराज प्रथम। राजेंद्र चोल का प्रथम उत्तराधिकारी था राजाधिराज प्रथम। आगे क्वेश्चन का रहा है कि चालुक्य से युद्ध करते हुए जिस चोल राजा की मृत्यु हो गई थी वह था आपको राजाधिराज प्रथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक कराने वाला चोल कौन था, तो राजेंद्र द्वितीय था, जो युद्ध भूमि में ही जो है वह राज्याभिषेक करा लिया था। ठीक है, वह चोल राजा कौन था, तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था, तो आपको 1022 ईस्वी में। ठीक है, मूल चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मूल चोल वंश का अंतिम शासक हो जाएगा आपको अधिराजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि कुलोत्तुंग प्रथम शासक था चोल चालुक्य वंश का। कुलोत्तुंग प्रथम जो शासक था वह आपको चोल चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। कुलोत्तुंग प्रथम पुत्र था आपको चोल राजकुमारी और चोल राजा का, चालुक्य राजा का। कुलोत्तुंग प्रथम जो था वह पुत्र किसका था, तो चोल राजकुमारी का और चालुक्य राजा का था। आगे कह रहा है कि चोल चालुक्य वंश की शुरुआत की थी, तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंका के राजा विजय बाहु के साथ जिस चोल शासक ने लंबा संघर्ष किया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुलोत्तुंग प्रथम ने शासन किया था आपको लगभग 50 वर्ष तक। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह चोल शासक जिसने भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया तथा भूमि माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी, तो यह आपको कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने भूमि को नाप के लिए अपने पैर का जो है छाप दिया था। चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया था, तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे कह रहा है कि वह शासक जिसने नटराज मंदिर से गोविंद राज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था, तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने। याद रखिएगा, कुलोत्तुंग द्वितीय ने जो था नटराज मंदिर से गोविंद राज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। चोल वंश का वह शासक जो अपने लोकहित कार्यों के लिए जाना जाता है, तो ये आपका कुलोत्तुंग तृतीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दक्षिण का वह वंश जिसके राजाओं की मूर्ति मंदिरों में स्थापित की जाती थी, तो चोल वंश के। कह रहा है कि दक्षिण का वह कौन सा वंश था जिसके राजाओं की मूर्ति जो थी आपको मंदिरों में स्थापित की जाती थी, तो ये आपका था कौन वंश, तो चोल वंश। चोल काल में कह रहा है कि उच्च श्रेणी का अधिकारी कहलाता था, तो आपको पेरुनदनम, ठीक है, पेरुनदनम। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय हो जाएंगे। और चोल काल में कुर्रम का अर्थ क्या था, तो आपको था गांव। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। और आज जो है इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर दिए तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। और हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन दे दे। अब वीडियो का क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्वेश्चन अब कंटेंट भी जो देख रहे हैं आप, ये बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे कह रहा है कि तारीख उल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको अलबरूनी के द्वारा जो है तारीख उल हिंद की रचना किया गया था। तारिक उल हिंद का अन्य नाम क्या था, तो ये आपका अन्य नाम किताबुल हिंद था। क्वेश्चन में किताबुल हिंद भी दे सकता है कि किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको हो जाएगा अलबरूनी के द्वारा, ठीक है। या तारीख उल हिंद भी दे देगा तो भी आपको अलबरूनी के साथ ही जाना होगा। आगे कह रहा है कि अरबी भाषा की पुस्तक चचनामा को फारसी में अनुवाद किया था, तो मोहम्मद अली बिन अबूकर कुफी ने। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत क्या है, तो अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त किया था तो उसका मूल स्रोत जो है जानकारी का वो है आपको चचनामा, ठीक है। और ताज उल मासीर के लेखक कौन है, तो आपको हसन निजामी हो जाएंगे। ताज उल मासीर जानकारी देती है दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों की। ताज उल मासीर जो है आपको क्या जानकारी देगा, तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही कृति है, तो जियाउद्दीन बर्नी के हो जाएगा। बर्नी जो था आपको समकालीन था, तो तुगलक शासकों का जो है वह समकालीन था। वह पुस्तक जिसमें बलबन से फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक शासन का वर्णन मिलता है, तो तारीख फिरोज शाही में। याद रखिएगा कि तारीख फिरोज शाही में जो है बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक जो है शासन का आपका वर्णन मिलता है, किसके द्वारा, तो तारीख फिरोज शाही के द्वारा। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि बर्नी कार्यरत था, तो राजस्व अधिकारी के पद पर। बर्नी जो था वह किस पद पे था, तो राजस्व अधिकारी के पद पर था। फुतुहात ए फिरोज शाही को लिखा था, तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैनुल अखबार के लेखक कौन है, तो ये आपको था अब्बी सैयद। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लें। कह रहा है कि जैनुल अखबार के से जानकारी मिलती है ईरानी इतिहास और मोहम्मद गजनी की, ठीक है। जैनुल अखबार जो था उससे किसकी जानकारी मिलती है, तो ईरानी इतिहास और महमूद गजनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मिन्हास उस सिराज हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि तारीख ए मसूदी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अब्बुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी हो जाएंगे, ठीक है। ये नाम नहीं, लग रहा है कि पूरा खानदान के नाम ही लिख दिया है। आगे कह रहा है कि तारीख मसूदी पुस्तक है अरबी भाषा में, ठीक है। पूछेगा कि किस भाषा में है, तो अरबी भाषा की है। किताब उल रेहला के लेखक कौन है, तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के द्वारा जो है किताब उल रेहला पुस्तक लिखा गया था। इब्न बतूता भारत आया था आपको 1333 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इब्न बतूता भारत में रहा है आपको लगभग 8 वर्ष तक। इब्न बतूता जिस तुगलक शासक के दरबार में कार्यरत था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि इब्न बतूता रहने वाला था, तो ये आपको याद रखिएगा कि मोरक्को का वह रहने वाला था। अलबरूनी भारत आया था आपको ख्वारिज्म से जो है अलबरूनी भारत आया था। तारीख़ शाही का वर्णन जो है अफ़गानियों और लोदी वंश के द्वारा जो है किया गया था, तारीख़ शाही। ठीक है, कभी कभी आपको वंश भी दे देता है, तो आपको वंश भी याद करना होगा। ठीक है, तो तारीख़ शाही का वर्णन आपको जो है अफ़गानियों और लोदी वंश के थे। किताब उल यामनी की रचना जो है आपको उतबी की है। किताब उल यामनी की जानकारी जो है सुबतगिन और मोहम्मद गजनी के विषय में है। ठीक है, जानकारी भी आपको याद रखना होगा और रचना भी याद रखना होगा। तो किताबुल यामनी की रचना जो हो जाएंगे आपको उतबी हो जाएंगे, और किताबुल यामनी की जानकारी जो है आपको सुबतगिन और मोहम्मद गजनी के विषय में है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खजान उल फुतूह पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो के द्वारा। फतुहा ए जहादिरी पुस्तक की रचना है जियाउद्दीन बर्नी ने। हामिर मर्दन कृति है आपको जय सिंह सूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रभुम्यान भदियो की रचना है आपको रवि बर्मन की। प्रताप रुद्र कल्याण नामक नाटक की रचना की थी तो आपको विद्यानाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मिक्त छरा ग्रंथ का विषय किससे था, तो हिंदू कानून से हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मिक्त छरा ग्रंथ की रचना की थी तो आपको विज्ञानेश्वर के द्वारा। ठीक है, हामिर महाकाव्य की रचना की थी आपको नयन चंद्र सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हामिर महाकाव्य से जानकारी आपको मिलती है तो रणथंभौर के राणा हमीर की। ठीक है, याद रखिएगा कि हामिर महाकाव्य के जो जानकारी मिलती है तो आपको रणथंभौर के राणा हमीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मार्को पोलो भारत आया था तो 13वीं शताब्दी में जो है आपको मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो निवासी था आपको वेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि मार्को पोलो जिस वंश के शासकों के राज दरबार में आया था तो पांडे वंश के शासकों के राज दरबार में जो है आपको मार्को पोलो आया था। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तो आपको मार्को पोलो को जो है याद रखिएगा कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। अब्दुल रजाक भारत आया था 1442 से लेकर 1443 ईस्वी में। ठीक है, अब्दुल रजाक राजदूत था, तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख का जो है यह राजदूत था। अब्दुल रजाक जिस शासक के शासन काल में विजयनगर आया था तो वह था आपको देवराय द्वितीय के शासन काल में। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निकोलो डी कंटी निवासी था तो ये आपको इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया है कि निकोलो डी कंटी भारत आया था तो 1420 और 21 ईस्वी में, 1420-21 के बीच में जो है वह आया था। निकोलो डी कंटी जिसके शासन काल में विजयनगर आया था तो आपको देवराय प्रथम के काल में। निकोलो डी कंटी की वह पुस्तक जिसमें भारत के समाज रीति रिवाज का वर्णन किया गया है तो ट्रेवलर्स ऑफ निकोलो कंटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डोमिंगो पायस निवासी था तो आपको पुर्तगाल का। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि डोमिंगो पायस जिस राजा के शासन काल में विजयनगर आया था तो कृष्ण देवराय के शासन काल में जो है डोमिंगो पायस जो है विजयनगर आया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि फार्नोवा नूनिज निवासी था तो आपको पुर्तगाल का। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है तो आपको मेहरौली दिल्ली में। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा आपको अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है तो आपको अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम भी हमको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। चलिए एक वीडियो है कि एक वीडियो इसका और आएगा। एक वीडियो में जो है लग रहा है ये समाप्त नहीं होगा, एक वीडियो जो है और आएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, यहाँ तक लोग जो है हम लोग समाप्त कर लिए, यहाँ तक 2.5 दिन का झोपड़ा तक। आगे बहुत सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए
आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इसका पार्ट 2 हम बना देंगे, ठीक है? क्योंकि यह लंबा वीडियो हो जा रहा है, 30 मिनट का लगभग हो चुका है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि कला संस्कृति जो है आपको कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको कला संस्कृति से पूछा ही होगा, ठीक है? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और तैयारी आप लोग जो है जमे से करते रहिए।